वेलकम, आप सभी का एंजल ट्यूटोरियल में स्वागत है पुनः एक बार। और आज हम नौरंगिया पाठ जो कि कैलाश गौतम द्वारा रचित है, इस पाठ का मैं व्याख्या कर रहा हूँ। अभी देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। मर्द निखट्टू जंखा कोयला, जोइला लाल न होता ऐसा कोयला, उसको बीवर शान से जीती, संग खाती संग पीती। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। प्रस्तुत पंक्तियों में कैलाश गौतम जी ने नौरंगिया के माध्यम से गांव के रहने वाली एक सर्वहारा वर्ग जो किसान मजदूर होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनके जीवन का चित्रण यहाँ नौरंगिया के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर बताया गया है कि नौरंगिया जो कि अपने सारे सपनों को सजाए रखी है कि ये करेंगे वो करेंगे, परंतु वो उतना उन लोगों का मजदूरी नहीं होता है कि वो अपने उस पैसे से उसको पूरा कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। उसी प्रकार यहाँ देखा गया है, दिखाया गया है कि देवी देवता नहीं मानती, उसके अंदर कोई देवी देवता को नहीं मानती है, वो कोई छल प्रपंच उसके अंदर नहीं है, वो बहुत मेहनती है, वो किसी भी ताकतवर से, किसी भी बलशाली व्यक्ति से भिड़ जाती है, उसका मुंहतोड़ जवाब देती है, किसी से नहीं डरती है। उसका मर्द जो उसका पति है वह एकदम निखट्टू है, बेकार है, वो ठीक उसी के समान जिस प्रकार कोयला जलावन के काम में नहीं आता, उस प्रकार का कोयला है जो जलाने के काम में भी नहीं आता, फिर भी उसको अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। उस पति के साथ वह शान से जीती है, उसको साथ शान से रहती है, शान से उसके साथ खाती है और आराम से रहती है, कभी भी उसके साथ कोई शिकायत नहीं है। गांव गली में ऐसी नौरंगिया की चर्चा होती है जिस प्रकार अखबार की सुर्खियों में, अखबार की हेडलाइन, अखबार की मुख्य लाइनों का जो चर्चा होता है, उस प्रकार नौरंगिया की चर्चा गांव गांव में, गली गली में होती रहती है। ये नौरंगिया गंगा पार की है। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोल, काला भौरा मुंह पर डोले, 100 पानी रंग रुले हैं, कहने को तो कुछ होंठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना, जैसी नीयत लेखापाल की, वैसे ठेकादार की, नौरंगिया गंगा पार की। प्रस्तुत आगे की पंक्ति में उसके शरीर की बनावट का, उसके फिजिकल जो फीचर्स होता है जिसको हम लोग करते हैं, शारीरिक गठन का वर्णन किया गया है इसमें कि नौरंगिया का शरीर जो है एकदम कसी हुई है, पूरा फिट है, स्वस्थ है, पूरा स्वस्थ शरीर है उसका, शीशे के पानी की तरह उसका शरीर पूरा स्वस्थ है। सिहरन पहने अमोल, काला भौरा, जिस प्रकार गुलाब के फूलों पर काला भौरा मंडराते हैं, उसी प्रकार उसके चेहरे पर उसके काले लट, उसके जो घुंघराले बाल उसके चेहरे पर मंडरा रहे हैं। 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को तो कुछ होंठ खुले, और उसको मने उसके ओंठ कुछ कहने के लिए खुले हुए हैं। अद्भुत है वह ईश्वर की रचना, यह ईश्वर की रचना ऐसी अद्भुत है जो सबको चुनौती देती है, और इस पर जो है वहां के लेखापाल से लेकर के ठेकेदार सब उसके प्रति बुरी नियत रखते हैं, फिर भी नौरंगिया अपने आप को स्वच्छंद रूप से रहकर इन सब का मुकाबला करती है। ऐसी है नौरंगिया गंगा पार की। आगे की पंक्तियों में कहा गया है, जब देखो तब जानर पीटे, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे, बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा भोली मीठी, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। इन प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि वो बहुत ही परिश्रमी है, नौरंगिया बहुत ही परिश्रमी है। जब देखो अपने काम के पीछे भागते रहती है, वह कभी भी काम से हार नहीं मानती है, वह जब तक जागती है तब तक अपने काम के पीछे भागते रहती है। बिच्छू गोजर सांप, ये सब तो जिस परिवेश में वो रहती है
उस परिवेश में बिच्छू, गोजर, सांप सब आदि होते हैं, निकलते रहते हैं। गांव में मिट्टी के घरों में ये सब प्राय देखने को मिलते हैं। उसके परिवेश ने उसे इतना साहसी बना दिया है कि वह इन जहरीले कीड़ों मकोड़ों को कुछ नहीं समझती है। उसे सांप, बिच्छू ये सब मारना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, उनको आसानी से मार देती है। सुनती रहती विविध भारती, ये जो कविता जब लिखी हुई है तब हमारे यहाँ टीवी का प्रचलन बहुत कम था। उस समय रेडियो का बहुत ही प्रचलन था, इसीलिए उस समय रेडियो पर पहले हर कोई गांव के, ग्रामीण के लोग विविध भारती आदि, ऑल इंडिया रेडियो, विभिन्न स्टेशनों पर गाना सुनते थे। उसी प्रकार उसका प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती है और वह विविध भारती लगा करके उस पर गाना सुन के अपना मनोरंजन करते रहती है। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, वह बिल्कुल सीधी है, भोला चेहरा है, बोली मीठी है। उसका चेहरा भोला है और उसकी बोली मीठी है। इतना परिश्रम, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की। उसकी आंखों में जीवन के बहुत से सपने हैं, बहुत से सपने सजोए हैं और पूरा खुशी से, बहुत ही खुशी के साथ अपने त्योहार की, पर्व त्योहार की तैयारी करती है। ये गंगा पार की नौरंगिया है जो हर समय खुश रहती है। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर भी रह जाती। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। इन प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया है कि धरती भी, उसका जो घर मिट्टी का है, मिट्टी का भीत ढह रहा है। बरसात के दिनों में सब पानी से लग लग के मिट्टी का भीत ढह रहा है। उसका छाजन वह भी पुराना हो चुका है, वह भी मरम्मत करने का खोज रहा है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह सोचती है कि फसल कटेगा, बिकेगा तो उन पैसों से वह अपने भीत का मरम्मत करेगी, अपने छाजन को छाएगी। लेकिन जब फसल कट कर तैयार होता है तो दरवाजे पर महाजन खड़े हो जाते हैं अपने दिए हुए पैसे को वापस लेने के लिए, और वह क्या करती है, मसोस कर, दिल मसोस कर पैसा उन्हें दे देती है। उसका सारा गहना जेवर वो सब गिरवी पड़ा हुआ है, सब गिरवी रखा हुआ है। वह अपने गहनों को भी नहीं छुड़ा पाती है क्योंकि महाजन आकर के उससे पैसा लेकर चले जाते हैं। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। उसका बहुत कुछ, क्या क्या टूटा है, क्या फूटा है, घर में बहुत कुछ कमी है, परंतु फिर भी उसका हंसना कभी नहीं छूटा है। उसके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं है, वो हमेशा मुस्कुराते रहती है, हमेशा मुस्कुराकर अपने काम में लगी रहती है। उसके पैरों में जो चप्पल है वह भी मंगनी की है, किसी की पुरानी चप्पल किसी ने दे दिया है, वो पहनी हुई है। वह जो शरीर पर साड़ी पहनी हुई है वह भी उधार खरीदी हुई साड़ी है और उसे भी पहनकर वह शान से अपना जीवन जीती है। नौरंगिया गंगा पार की है। इस प्रकार इस कविता में कैलाश गौतम जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से सर्वहारा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग का जो जीवन है, उनकी स्थिति का बहुत ही सचित्र वर्णन, सजीव वर्णन किया है। इस वर्णन से हमें यह देखना होगा कि हमारे देश के मजदूर किसानों की अवस्था किस प्रकार है और उन्हें किस प्रकार सुधारा जा सकता है। यही कहने का उनका उद्देश्य है और इसके साथ ही हमारा ये व्याख्या समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।